तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भुवन उपाध्याय यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमारे मारवाड़ के पंच पीरों में से एक पाबूजी राठौड़ की महागाथा के बारे में। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था और इनके पिता धंधल जी और माता जो थी वो कमला दे थी। सब कमला दे इनकी माता जो थी वो बाद में जाके एडॉप्ट करके हुई थी, लेकिन शुरुआत में पाबूजी की कहानी क्या थी आइए जानते हैं। जो धांधल जी थे बाबूजी के पिता, वो कोलूमंड गांव जो है वो बहुत बड़ा गांव था, उसके जागीरदार हुआ करते थे और अथा मतलब बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक थे। उस समय मारवाड़ में एक लोगों के बीच में एक भ्रांति होती थी कि रात को जब सब सो जाते थे तो रात के दूसरे तीसरे पहर में जो स्वर्ग से परियां उतर के धरती पे विचरण करने आया करती थी। बाबूजी के पिता धंधल जी राठौड़ जो थे वो भी उनकी भी एक बहुत अच्छी आदत थी। वो भी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो कायलाना झील है उसके किनारे टहलने जाया करते थे। तो काफ़ी दिन से क्या हुआ, परियां जो आ रही थी और उनके जैसे परियां आती थी तो 3 बजे आती थी और सुबह लोगों के उठने से पहले वापस चली जाती थी। और उनके परियों के लिए एक कहानी ये भी थी कि अगर परियां धरती पे किसी इंसान को देख ले और वो इंसान भी यदि उसको देख ले तो उसको एक जन्म या इसी धरती पे निकालना पड़ता था, उसके बिना वो वापस नहीं जा सकती थी। तो धांधल जी एक दिन ऐसे ही सुबह सवेरे 5:30 बजे कायलाना झील के किनारे टहल रहे थे, तभी स्वर्ग से एक अप्सरा जो थी वो उनको देख लेती है और जो धांधल जी हैं वो भी उनको देख लेते हैं। तो धांधल जी का उनसे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह जाके उस परी को कहते हैं कि मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। परी कहती है कि मैं स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा और तू धरती पर रहने वाला सामान्य ऐसा कीड़े की भांति इंसान, मैं तेरे से कैसे विवाह करूँगी। तो धांधल जी जो थे वो जाति में राठौड़ थे और अपने राजस्थान में ऐसा कहावत है कि कुछ भी हर्ट करने का, लेकिन किसी का भी ईगो हर्ट नहीं हर्ट करने का। तो धांधल जी का ईगो हर्ट होता है और वो कहते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में जो वहाँ के स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग किसी देवता में नहीं है। मैं इतने बड़े गांव का जागीरदार हूँ, बहुत बड़ी संपत्ति है और यहाँ गांव में बहुत बड़ी इज्जत भी है मेरी। तो परी जो थी वो भी समझ तो गई होती है कि अब वो वापस ऐसे तो जा नहीं सकती, उसको एक जन्म तो यहाँ निकालना ही पड़ेगा, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। तो जो परी है वो धांधल जी से कहती है कि मैं आपसे विवाह केवल एक शर्त पे करूँगी, ठीक है, एक शर्त पे करूँगी। और वो अपनी शर्तें बताती है कि पहली शर्त ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे तुमको मेरे लिए एक अलग से महल बना के देना होगा, ठीक है। दूसरी एक और शर्त उसने ये बताई कि हम दोनों का विवाह हुआ यह बात केवल हमारे तक ही रहेगी, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो धंधल जी ने बोला ठीक है, दूसरी शर्त भी धंधल जी मान लेते हैं। तीसरी शर्त वो बोलती है कि जब भी तुम मेरे महल के अंदर आओगे तो तुम बिना परमिशन के नहीं आओगे, तुमको पहले दरवाजे में नॉक करके आना पड़ेगा। तो धंधल जी का ये भी बात ठीक है। तो शर्त के मुताबिक धंधल जी जो है वो उस परी को एक नया महल बना के दे देते और रोज रात को उनका जब परिवार सो जाता था तो उसके बाद वो उस परी से मिलने जाया करते थे। ऐसे करते करते साल भर हो गया और जो धांधल जी की जो पत्नी थी कमला दे, उसको कहीं ना कहीं शक होने लगा कि मांजरा क्या है, ये व्यक्ति रोज शाम को निकलता है और सुबह होने के बाद आता है, तो दाल में कुछ न कुछ तो काला है और ये आदमी अभी कुछ बदला बदला सा भी है। तो एक दिन क्या होता है कि धांधल जी के निकलने से कुछ समय पहले कमला जी जो है, कमला देवी, वो तैयार हो जाती है और फिर छुपते छुपाते हुए धांधल जी के पीछे चलती है, उनका पीछा करती है। और धांधल जी जैसे ही वहाँ जाते हैं और उनके मन में भी क्या एक विचार आता है कि मेरा महल है, मेरी पत्नी है और मुझे ही परमिशन लेके जाना पड़ रहा है,
तो धांधल जी ने सोचा कि आज तो मैं बिना परमिशन के ही अंदर जाऊंगा। तो धांधल जी जब वहाँ पहुँचते हैं और महल में बिना कोई संकेत किए अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो धांधल जी की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अंदर एक शेरनी जो है वो एक इंसान के बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो जैसे ही जो परी होती है यानी कि जो शेरनी होती है वो धांधल जी को देखती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और धांधल जी से कहती है कि आपने मेरे द्वारा दी गई एक शर्त को तोड़ा है, तो अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी और मैं चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ही परी अपने बेटे की ओर देखती है और फिर वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, एक माँ का एक बेटे के प्रति दो ही कर्तव्य होते हैं, एक तो उसे दूध पिलाना और दूसरा होता है कि उसको अपनी पीठ पे बिठा के खिलाना। मैंने तुझे दूध तो पिला दिया लेकिन पीठ पे खिलाना रह गया है, तो मैं वापस आऊँगी। ऐसा करके परी चली जाती है। तो धांधल जी राठौड़ के पीछे कमलादे आती है और वो देखती है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो दाल काली नहीं, यहाँ पे तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये सब होता है और फिर कुछ समय बाद जो वो बच्चा होता है वही होते हैं हमारे पाबू जी। तो वो जो पाबू जी हैं उनको कमलादे गोद ले लेती है और फिर उस समय से जो पाबू जी की माता है वो कमलादे मानी जाती है। तो ऐसे न ऐसे समय चलता रहता है और पाबू जी जब बड़े होते हैं, पाबू जी की एक बहन थी जिसका नाम था राम कंवरी, केसर कंवरी था। तो उसकी शादी होती है जायल के नागो नरेश जिंदराव खींची से होती है। जिंदराव खींची एक बार क्या होता है अपने ससुराल आया हुआ होता है और उसको लाछा गुजरी की कुछ गाय होती है, वहाँ पे वो उनके गांव एक तबेले में जाता है और वहाँ पे उसको एक काले रंग की घोड़ी पसंद आती है। तो घोड़ी जो है वो जिंदराव खींची को बहुत पसंद आती है और वो कहता है लाछा गुजरी से कि जब यह घोड़ी बड़ी हो जाए तो तुम इसे मुझे ही बेचोगी। ऐसा करके जिंदराव खींची वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब बाबूजी भी वहाँ जाते हैं तो घोड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो लाछा गुजरी से, और जैसे ही बाबूजी लाछा गुजरी के तबेले में जाते हैं तो घोड़ी बाबूजी को देख के उछलने कूदने लगती है। तो बाबूजी कहते हैं कि ये घोड़ी जो है, लाछा गुजरी से कहते हैं कि ये घोड़ी मुझे चाहिए। तो लाछा गुजरी कहती है कि मैं ये घोड़ी तुझे नहीं दूंगी क्योंकि मैंने तेरे जीजा को यह घोड़ी देने का वचन दिया। अगर मैंने तुझे ये घोड़ी दे दी तो जीजा साले के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो बाबूजी कहते हैं कि कुछ भी हो, ये घोड़ी तो मुझे ही चाहिए। तो अब लाछा गुजरी कहती है कि कल को, आज तेरे को मैं ये घोड़ी दे दूँ और कल को अगर जिंदराव खींची मेरे पे हमला करने आया तो मुझे कौन बचाएगा। तो बाबूजी कहते हैं कि मैं अपना सर यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। यानी कि मारवाड़ में यदि सर रखना, हर किसी के सामने पगड़ी और सर नहीं रखे जाते, कुछ विशेष तो लोग होते उनके सामने रखे जाते हैं। तो बाबूजी ने लाछा गुजरी के सामने जब कहा कि मैं अपना सर के जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी जिंदराव खींची या कोई भी व्यक्ति लाछा गुजरी पे हमला करने आएगा तो बचाने कौन आएगा, बाबूजी राठौड़। मतलब इसका मतलब ये था कि यदि गायों की रक्षा के लिए बाबूजी अपना सर भी कटा सकते हो तो कटाएंगे, लेकिन लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करेंगे। तो लाछा गुजरी अपनी जो वो केसर कालवी नाम की काले रंग की घोड़ी होती है वो बाबूजी को दे देते हैं और बाबूजी उसको लेके चले जाते हैं। कल को फिर जिंदराव खींची को पता चलता है और उस समय तो वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन मन ही मन उसको अंदर से अपने साले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। फिर कुछ समय बीत जाते हैं और मामला ऐसा ही चलता है, जीजा साले के रिश्ते में तनाव आ जाता है। फिर एक समय क्या होता है कि बाबूजी जो हैं उनके कुछ सहयोगी थे, हडमल राय का चांदा डेमा, उनके साथ वो अमरकोट की तरफ गए हुए थे ऊँट को चराने के लिए। तो वहाँ पे ही एक उनकी अमरकोट के राजा जो थे राजमल लोढ़ा, राजमल भी कह सकते हैं, सूरजमल लोढ़ा भी कह सकते हैं, तो सूरजमल सोढ़ा है उनका नाम। तो वो उनकी एक पुत्री थी सुप्यादे। सुप्यादे जब बाबूजी को देखती है तो एक नवयुवक को जब काले रंग की घोड़ी पे देखती है
तो सुप्यादे को पाबूजी से विवाह करने की इच्छा हो जाती है। तो वो अपने घर पे जाके अपनी माता को बताती है सुप्यादे, और पाबूजी तो उस समय वापस आ जाते हैं। तो जब वो पाबूजी को संदेश भिजवाया जाता है कि सुप्यादे जो उनसे विवाह करना चाहती है, तब पाबूजी कहते हैं कि अभी तो हम ऊँट चढ़ाने आए हैं, वह एक बार घर जाते हैं फिर वापस बारात लेके आते हैं। तब पाबूजी एक बार घर आए और घर में यहाँ पे सबको सूचना दी। चारों तरफ उत्साह का माहौल था और 1 महीने के अंदर अंदर रजवाड़ी बारात तैयार होती है। पाबूजी अपनी केसर काल में घोड़ी पे बारात लेके निकलते हैं और रास्ते में जब पाबूजी बारात लेके निकल देते हैं तो बहुत सारे अपशकुन होते हैं। जैसे मारवाड़ में एक पक्षी होता है जिसको एक पपैया नाम का एक पक्षी होता है जो दिखने पर अपशकुन माना जाता है। फिर जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं तो उनको एक स्त्री जो होती है वो बाल खुले रख के मिल जाती है, और मारवाड़ में शाम के समय किसी स्त्री के द्वारा बाल खुले रखना एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। फिर भी सब बूढ़ो जी जो पाबूजी के बड़े भाई थे वो कहते हैं कि पाबू अपन एक काम करते हैं, अपन तलवार बेच देते हैं, विवाह हो जाएगा। लेकिन पाबूजी ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तब पाबूजी और सब जीत के आगे बूढ़ो जी को झुकना पड़ा और सब आगे की ओर चलते। थोड़ा आगे चलते तो एक बाघिन जो होती है वो पाबूजी पे हमला कर देती है। तो जो चांदा थे उन्होंने अपनी कटार से उस बाघिन का कलेजा चीर दिया। तो पाबूजी ने बोला, पाबूजी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उन्होंने कहा कि देख पाबू, अब तो ये भी हो चुका है, तो अब अपन को घर चले जाना चाहिए, आज योग नहीं है। तो पाबूजी ने फिर भी अपनी जीत पे अड़े रहे और वो अड़े रहे कि नहीं मैं तो जाऊँ। तो वहाँ से क्या हुआ, बूढ़ो जी और बाकी सब लोग तो रिटर्न हो गए, केवल पाबूजी और उनकी काली घोड़ी केसर कालवी आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़े और फिर वो पहुँच गए अमरकोट। अमरकोट में जाते में ही पाबूजी के जो साले थे, वहाँ पे जो साले थे उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा कि जीजा जीजा एक रेस हो जाए। तो पाबूजी ने अपनी केसर कालवी घोड़ी को देखकर कहा कि मेरी घोड़ी जो है अभी बहुत लंबी यात्रा करके आई है, वो भी थकी हुई है। तो जो उनके साले थे उन्होंने इसी बात पे उनका मजाक उड़ाया। तो राठौड़ थे, बाबूजी भी राठौड़ी थे, तो उनका ईगो हट हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो जब रेस हुई तो केसर कालवी नाम की घोड़ी ने, केसर कालवी जो पाबूजी की घोड़ी थी, उसने सभी अमरकोट के सभी घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। तो ये सुन के अमरकोट वालों का भी ईगो हट हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो पाबूजी के लिए जो तोरण बांधा हुआ था वो पहले नीचे बांधा हुआ था, लेकिन उसको सीधा फिर ऊपर चढ़ा दिया, छत के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, कंगूरे पे चढ़ा दिया। तो पाबूजी जब ये देखा तो उनको पता चल गया कि ये क्या होने वाला है। तो उस समय क्या हो गया, पाबूजी ने अपने घोड़ी को एक इशारा किया और घोड़ी ने, केसर कालवी ने अपने दोनों पैर कंगूरे के ऊपर टिका के और पाबूजी ने घोड़ी पे खड़े होके तोरण को भेदा। और यह देखकर पूरा अमरकोट दंग रह गया और पाबूजी की जय जयकार होने लगी। तो जब पाबूजी विवाह में बैठे थे और 3 या 3.5 फेरे हुए थे, तो एक बार तो एक सुगन चिड़ी के रूप में लाछा गुजरी आई और उसने पाबूजी के कानों पे आकर बताया कि जिंदराव खिची ने लाछा गुजरी पे हमला कर दिया। तो जो पाबूजी हैं वो अपनी घोड़ी से 3.5 फेरे में उठ जाते हैं और घोड़ी लेके कहाँ निकलते, वापस मारवाड़ की तरफ आते हैं, कोल्लू मंडगांव। तो जब वहाँ आते हैं तो वहाँ पे जो जिंदराव खिची होते हैं वो पाबूजी की जो लाछा गुजरी की, जो पाबूजी की धर्म बहन थी लाछा गुजरी, उसके तबेले पे आक्रमण कर देते हैं और कई गायों को छुड़ा के ले गए होते हैं। तो पाबूजी जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं और जिंदराव खिची से युद्ध करते हैं और जिंदराव खिची के 52 भाइयों को मार देते हैं। लेकिन रास्ते में वो जो थी सुगन चिड़िया, उसने यह भी कहा था कि देख पाबू, वो जो जिंदराव खिची है वो तेरा जीजा है और तू अपनी बहन को विधवा न करना।
तो पाबूजी जिंदा खिची को नहीं मारते और जिंदा खिची को जिंदा छोड़ देते। जैसे ही पाबूजी मुड़ते हैं तो जिंदा खिची धोखे से एक कटार पाबूजी की पीठ पे घुसा देता है, जिससे पाबूजी वहीं देहांत हो जाता है। पाबूजी की हत्या की खबर सुनकर बूढ़ो जी जो है वो कुल्लू मंडी से निकलते और जेल नागौर आते, तो वहाँ पे बूढ़ो जी भी मार दिए जाते हैं। बूढ़ो जी की मृत्यु पर बूढ़ो जी जब मर जाते हैं तो उनकी एक पत्नी थी केसर कंवर, वो सती होने की जिद करने लगी, लेकिन उस समय वो गर्भवती भी थी। तो मारवाड़ में ऐसा रिवाज है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी, मारवाड़ी क्या पूरे राजस्थान में ऐसा रिवाज है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी सती नहीं होने दिया जाता था। तो केसर कंवर ने एक कटार से अपना पेट काटकर अपने बच्चे को जन्म दिया था, और इसीलिए वो बच्चा जो था वो जोरडा जी कहा जाने लगा। जोरडा जी भी राजस्थान अंचल के एक बहुत बड़े लोक देवता हैं, उनकी कहानी अपन फिर कभी सुनेंगे। जोरडा जी को जोरडा जी का असली नाम रूपनाथ जी था, और रूपनाथ जी वही है जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये रूपनाथ जी हैं, जो इनकी कहानी हम किसी और दिन सुनेंगे। तो यहाँ पे पाबू जी और बूढ़ो जी शहीद हो जाते हैं, और वो जब विवाह में 3.5 फेरे लेके उठे थे, तो आज भी रायका समुदाय और थोरी समुदाय जो है विवाह के अंतर्गत 3.5 फेरे में ही विवाह को संपन्न मानते हैं। और जो पाबूजी घोड़ी थी ना केसर कालवी, जो पाबूजी को अपने पीठ पर उछाल उछाल के खिलाती थी, तो यह घोड़ी और कोई नहीं, वही परी है जो पहले पाबूजी को कह गई थी कि मैं माँ के 2 कर्तव्य होते, एक दूध पिलाना और एक पीठ पर बैठा के खिलाना। तो वो ऐसा कहा जाता है कि ये जो घोड़ी है, जो परी है ना, वो इसी घोड़ी के रूप में पाबूजी को अपनी पीठ पर खिलाने के लिए आती है। अस्तु।